Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu alayka ya khataman nabiyyin. Assalamu alaikum students. Today we have to discuss word order, यानी कि लफ्ज़ों की जो तरतीब होती है उनको ऑर्डर किस वे में हमें उन सेंटेंस में हमें वर्ड्स को यूज़ करना चाहिए. In many of the lessons on writing and even in those on reading, we looked at how ideas are organized and put together or connected within the between sentences. हमने जब राइटिंग को सीख रहे थे राइटिंग के लेसन्स में और रीडिंग में भी हम ये बात सीख चुके हैं या हम ये देखते हैं चीज़ कि आइडियाज़ को कैसे ऑर्गेनाइज़ किया जाता है, मुनज़्ज़म कैसे किया जाता है आइडियाज़ को. आपको याद होगा हमने बहुत डिटेल से ऑर्गेनाइजेशन वाला टॉपिक पढ़ा है अपना. ओके और उनको ऑर्गेनाइज कैसे किया जाता है, कनेक्टेड टूगेदर मतलब एक दूसरे के साथ उनको लिंक कैसे किया जाता है, एक दूसरे के साथ वो इन रिलेशन लग रहे हो, मतलब एक सीक्वेंस में चल रहे हो. सेंटेंसेस के दरमियान, सेंटेंसेस के बिटवीन भी ये होना चाहिए और वर्ड्स के बीच में, विद इन अ सेंटेंस एंड विद इन अ पैराग्राफ, बोथ में हमने इसको डिस्कस किया. Today's lesson we shall look at the way certain words like adverbs which cause problems to learners of English. ये बहुत से लफ्ज़ हैं उनको हम सीखेंगे कि उनको कैसे ऑर्डर में प्लेस करते हैं और प्लेस इन अ सेंटेंस कि उनको सेंटेंस में कैसे प्लेस करते हैं. उसने एक एग्जांपल दी एडवर्ब्स की, मतलब बहुत से बच्चों को प्रॉब्लम होती है, बहुत से इंग्लिश लर्नर्स जो हैं कि एडवर्ब्स उन्हें फिट नहीं करना होता, वो उनको पता नहीं चल रहा होता कि एक सेंटेंस तो है उसमें एडवर्ब को वो कहाँ पुट करें. We are going to look at ways words are positioned or ordered in an English sentence and give you some practice in their use. The words are verb plus object, place and time. अब ऑब्जेक्ट लिखना है, उसके साथ आपने प्लेस एंड टाइम मेंशन करना है. सेकंड देखें द पोजीशन ऑफ, आल्सो, ऑलवेज, प्रोबेबली, एम, इज, आर, ये सारे वर्ड यूज़ होते हैं ना कि आप आल्सो कभी कभी आपको फिक्र में आल्सो यूज़ करना पड़ जाता है. इसका मतलब है भी कि मैंने भी ये किया, आई आल्सो, तो आई आल्सो डू इट. तो अब वो कह रहा है आई डू इट आल्सो, मतलब देखें ना मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ कि आई आल्सो डू इट, मैंने भी इसको किया, आई डू इट आल्सो, मतलब तो दोनों का सेम है लेकिन नहीं क्लियर है ना, दोनों हमें ठीक लगते हैं पढ़ने में कि हम इसको कहाँ ठीक से पुट करें. ऐसे ही ऑलवेज, प्रोबेबली और ये सारे वर्ड्स भी ऐसे ही. और ये भी वर्ड्स स्टिल, येट, एनी मोर, एनी लॉन्गर, नो लॉन्गर, ऑल्दो, येट, इवन दो, इन स्पाइट ऑफ, डिस्पाइट, इवन, एज टाइम, एज रीजन, यूज़ ऑफ लाइक एज. इन सब वर्ड्स का हम यूज़ सीखेंगे, इनका ऑर्डर सीखेंगे इस लेक्चर में. पहले हमने वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट को देखना है, ये जो हमने ऊपर सबसे पहले पढ़ा इसको हम सबसे पहले देखने लगे हैं. इन इंग्लिश द वर्ब्स एंड इट्स ऑब्जेक्ट्स यूजली गो टुगेदर, कि जो वर्ब है और उसका ऑब्जेक्ट वो साथ साथ जाते हैं. अदर वर्ड्स आर नॉट यू पुट बिटवीन दैम, ये हमने पता ना एक पीछे लेक्चर में पढ़ा था, मुझे लेक्चर नंबर तो याद नहीं है लेकिन हमने पढ़ा था कि बीच में वर्ड्स डाल के ना उनको सेपरेट कर दिया जाता है, मतलब जो चीज़ें अलग हैं उनको बीच में अननेसेसरी वर्ड्स से उनको सेपरेट दूर दूर कर दिया जाता है. उनको हमने साथ साथ लिखा था प्रैक्टिस में, और जो अननेसेसरी सेंटेंस का उसको हम लास्ट में ले गए थे. पता नहीं आपको याद है या नहीं लेकिन हमने ये किया था. लेकिन आप इधर भी देख लेते हैं कि वो कह रहा है वर्ब और ऑब्जेक्ट को ना हम साथ साथ लिखते हैं और उनके दरमियान कोई भी वर्ड हम पुट नहीं करते, उनके दरमियान अननेसेसरी वर्ड्स हम ऐड नहीं करते. ये वर्ब हो गए और ये सारे हमारे ऑब्जेक्ट हैं. आई लाइक एनिमल्स वेरी मच. अब ये वेरी मच आपको पता होना चाहिए, कंप्लीमेंट है, हमने पीछे पढ़ा ना लास्ट लेक्चर में. एनिमल्स तो हो गया ना हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो ये वेरी मच, और वो पूरे के पूरे को वैसे हम ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं. ठीक है, ये सारा ऑब्जेक्ट है लेकिन अगर अलहदा करना है तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ये कंप्लीमेंट है. आई तो सब्जेक्ट भी है हमारा, आपको पता है, और लाइक जो है वो वर्ब हो गया. तो अब वर्ब और ये ऑब्जेक्ट साथ साथ आ रहे हैं ना, दोनों इनके दरमियान कुछ भी नहीं है. आई लाइक एनिमल्स वेरी मच, ये आगे पीछे ये सब्जेक्ट और ये कॉम्प्लीमेंट. आई लाइक वेरी मच एनिमल्स, और अगर आप ऐसे लगा लें आई लाइक वेरी मच एनिमल्स, गलत हो गया ना, एनिमल्स दूर हो गया ना, मतलब ये ऑब्जेक्ट है, इसको यहाँ वर्ब के साथ आना चाहिए, इसको दूर चला गया. डिड यू सी फ़ाहद यस्टरडे, क्या आपने फ़ाहद को कल देखा. अब सी अगेन वर्ब है हमारा और फ़ाहद क्या है, ऑब्जेक्ट है. आपको बताया था ना कि जिस पे काम हो रहा हो वो ऑब्जेक्ट होता है, जो काम कर रहा हो वो सब्जेक्ट है और जो काम हो रहा हो वो वर्ब होता है. अब ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया और ये ऑब्जेक्ट. अब ये वर्ब और ऑब्जेक्ट साथ साथ आपको नज़र आ रहे हैं. शाजिया ऑफन प्लेज टेनिस, और प्लेस क्या है, खेलना, उसका ये वर्ब है, और टेनिस जिसको खेलती है वो ये ऑब्जेक्ट है. ये दोनों साथ साथ अगेन. डू यू क्लीन द हाउस एवरी फोर्टनाइट, डू यू क्लीन एवरी फोर्टनाइट द हाउस. देखा क्लीन क्या हो गया, क्लीन हो गया ना वर्ब के, साफ़ करना, किसको साफ़ करना भला, हाउस को, घर को. अब ये ऑब्जेक्ट है हमारा और ये वर्ब है. अब ये दोनों साथ साथ आ गए, जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन वो हमने बाद में लगा दी. और यहाँ अगर इसको दरमियान में पुट करें तो ये वर्ब और ऑब्जेक्ट दूर होते जाते हैं, तो ये ठीक नहीं है, ये ऊपर वाला ठीक है कि वर्ब और ऑब्जेक्ट साथ साथ हमें यूज़ करने हैं. एवरीबॉडी इंजॉय द पिकनिक वेरी मच, एवरीबॉडी इंजॉयड वेरी मच द पिकनिक, समझ आ गई ना. इंजॉयड वर्ब है और द पिकनिक क्या हो गया हमारा, ऑब्जेक्ट. द गाइड स्पोक फ्रेंच फ्लुएंटली, कि जो गाइड है, गाइड करने वाला, वो फ्रेंच लैंग्वेज फ्लुएंटली बोल सकता है, यानी कि मुसलसल तेज़ी से बोल सकता है. अच्छा, स्पोक
कौन कर रहा है, स्पोक हमारा वर्ब है ना, कि बोलना, वो जो काम करना है वो बोल रहा है ना, तो ये वर्ब हो गया। और क्या बोल सकता है, फ्रेंच, तो ये फ्रेंच जिस पे काम हो रहा है ऑब्जेक्ट है, तो ये देखें जो दो इकट्ठे लिख लिया, और इधर उसने क्या स्पोक फ्लुएंटली फ्रेंच, तो ये गलत हो जाएगा। हमें ऑब्जेक्ट और वर्ब को साथ साथ पुट करना होता है, हमें अच्छे से पता है। 6 सेंटेंस देखें, आई नॉट ओनली लॉस्ट ऑल माई मनीज, आई ऑल्सो लॉस्ट माई ज्वेलरी। अब आल्सो यूज़ हो रहा है ना, आई आल्सो लॉस्ट माई ज्वेलरी, इधर देखें आई लॉस्ट आल्सो माई ज्वेलरी। लॉस्ट क्या हो गया हमारे पास, आपको पता है ये वर्ब है लॉस्ट, यानी कि खोना या खो दी या गुम हो गई, जो भी हुआ, ये काम जो हो रहा है वो है, इस सिचुएशन ऑफ हैपनिंग है, तो ये वर्ब है। ओके, और हुआ क्या, मतलब गुम हुई क्या, भला ज्वेलरी, उसकी ज्वेलरी गुम हुई, तो इधर ऑल्सो जो है ये बीच में पुट कर दिया, ये गलत हो गया। ऑल्सो पहले आ गया, सब्जेक्ट के बाद आ गया, उसके बाद हमने वर्ब पुट किया, उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट पुट कर दिया, क्योंकि हमने वर्ब और ऑब्जेक्ट को साथ साथ रखना होता है। एट द एंड ऑफ द रोड यू विल सी अ पेट्रोल पंप ऑन योर लेफ्ट। एट द एंड ऑफ द रोड यू विल सी ऑन योर लेफ्ट अ पेट्रोल पंप। देखा कि ये जो सी ऑन योर लेफ्ट है, इसको लास्ट पे आना चाहिए ना, कि सी क्या करना है, आपने देखना है, क्या भला देखना है, जो ऑब्जेक्ट है वो देखना है ना, वो पेट्रोल पंप है ना, कि ये काम हो रहा है, क्या इधर काम हो रहा है, सीइंग हो रही है इधर, और किस पे हो रही है, पेट्रोल पंप पे। दिस इज वर्ब एंड दिस इज ऑब्जेक्ट एंड दे शुड बी टुगेदर लाइक हियर, एंड दिस सेंटेंस सेकंड वन इज नॉट फाइन। ओके, प्लेस एंड टाइम। अब जो सेकंड हमारा वर्ड ऑर्डर है वो हम सीखने लगे हैं, प्लेस एंड टाइम। ऊपर वाला आपने याद रखना है, आपने पक्की बात, जब भी कोई सेंटेंस, पैराग्राफ, कुछ भी लिखें, एक एक सेंटेंस में अपने वर्ब और ऑब्जेक्ट को अननेसेसरीली एक दूसरे से जो है दूर नहीं करना, उनको साथ साथ रखना। दे शुड बी यूज टुगेदर, दे शुड बी कंबाइंड विद ईच अदर। प्लेस एंड टाइम। इन इंग्लिश द प्लेस वेयर, कहाँ, इज मैंशन बिफोर द टाइम व्हेन, कि इंग्लिश में अगर हम किसी जगह पर किसी प्लेस का भी जिक्र करें और टाइम का भी, तो प्लेस पहले आएगी और टाइम बाद में आएगी। ये सीक्वेंस है, ऑर्डर है वर्ड, ये आपने याद रखना है। हाउ ऑफन, हाउ लॉन्ग, एग्जैक्ट, फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन वॉक्स टू वर्क एवरी मॉर्निंग, जो हुमा वॉक्स टू वर्क एवरी मॉर्निंग। हुमा को काम करने के लिए, जो वॉक्स टू वर्क, उसको चलना पड़ता है काम करने के लिए हर सुबह। अब जो काम उसका प्लेस है, यानी कि जहाँ पे उसको चल के जाना पड़ता है, वो क्या वर्क है, यानी कि उसके काम की जगह जहाँ वो काम करती होगी, वर्क प्लेस जो है। अब ये प्लेस पहले आ गया, और करना क्या पड़ता है, मॉर्निंग टाइम को शो कर रहा है ना, तो ये वर्क पहले लिख लिया हमने, वर्क प्लेस जो भी है उसकी, तो और मॉर्निंग बाद में आ गया, यानी कि टाइम बाद में आ गया और प्लेस पहले आ गई। हुमा वॉक्स एवरी मॉर्निंग टू वर्क, ये भी आप देखें, आप अगर को आप इसको ऑर्डर को ना माइंड में रखें जो आप आपने पढ़ा है, तो आपको दोनों ठीक लगेंगे ना, कि हुमा वॉक्स टू वर्क एवरी मॉर्निंग एंड हुमा वॉक्स एवरी मॉर्निंग टू वर्क, कि हुमा हर सुबह जो है वो काम पर जाती है, उसको जाना पड़ता है, हर सुबह वो काम पर जाती है। अच्छा, तो अब लेकिन आपने इस सीक्वेंस को माइंड में रखना है। मैंने आपको जैसे ऊपर एग्जांपल दी ना, कि डू की आल्सो एंड में भी आ गया और पहले भी आ गया, तो ऐसे ये सारे ऐसे ही होते हैं वर्ड जिनका हम ऑर्डर सीख रहे हैं ना, ये सारे दरमियान में भी लग जाए तो हमें लगता है सेंटेंस ठीक है, लास्ट में आ जाए तब भी हमें लगता है ठीक है, लेकिन इसका सीक्वेंस आपने याद रखना है कि प्लेस एंड टाइम बाद में आना चाहिए हमेशा, और प्लेस पहले आनी चाहिए। देयर फैमिली हैज़ बीन इज इन द यूनाइटेड स्टेट्स सिंस लास्ट ईयर। उनकी फैमिली पिछले साल से यूनाइटेड स्टेट्स में, यूनाइटेड स्टेट्स प्लेस हो गई और लास्ट ईयर टाइम हो गया। और ही अराइव्ड एट द रेलवे स्टेशन अर्ली, वो रेलवे स्टेशन पे पहले पहुंच गया, जल्दी पहुंच गया। अच्छा, प्लेस क्या है, रेलवे स्टेशन जहाँ वो पहुंचा, और पहुंचा कब, अर्ली, यानी कि जल्दी, वक्त से पहले, तो ये टाइम बाद में आ गया, प्लेस पहले आ गई। आई एम गोइंग टू सिब्बी ऑन मंडे, मंडे बाद में आ गया और सिब्बी प्लेस पहले आ गई। आई एम गोइंग ऑन मंडे टू सिब्बी, तो ये अगेन हमारा ये रॉन्ग है। वाई वर नॉट यू एट द पार्टी लास्ट नाइट, एट द पार्टी प्लेस है कि तुम पार्टी पे क्यों नहीं थे लास्ट नाइट, ये इस जगह पे क्यों नहीं थे, ये जगह हो गई, और किस टाइम नहीं थे लास्ट नाइट, तो टाइम बाद में, प्लेस पहले। प्रैक्टिस नंबर 1 देखें, ये बहुत ईजी है, मज़ा भी आ रहा होगा आपको पढ़ते हुए, समझ भी आ रही होगी। प्रैक्टिस 1 है कि डिसाइड वेदर द वर्ड ऑर्डर इज राइट और रॉन्ग, तो आपने खुद ही ये सारे बता देने, आपको इतने अच्छे समझ आ गया मुझे पता है। टोनी वॉक्स एवरी मॉर्निंग टू वर्क, अब देखो टोनी वॉक्स एवरी मॉर्निंग टू वर्क, तो मॉर्निंग पहले आ गया, वर्क आ गया, तो ये रॉन्ग है ना, क्योंकि हमें पहले वर्क लिखना चाहिए था ना, प्लेस, तो ये रॉन्ग हो गया। माहा स्पीक्स वेरी वेल फ्रेंच, तो ये वेरी वेल क्यों बात पहले आ गया, ये हमारा ये क्या है, वर्ब है ना हमारा, कि वो बोलती है, क्या भला बोलती है, फ्रेंच, तो ऑब्जेक्ट को वर्ब के इसके साथ वर्ब के आना चाहिए था ना। माहा स्पीक्स फ्रेंच वेरी वेल को बाद में आना चाहिए था, तो ये भी हमारा वर्ड ऑर्डर रॉन्ग है। आफ्टर ईटिंग क्विकली माई ब्रेकफास्ट आई वेंट आउट, देखें ईटिंग क्या उसने खाया, ब्रेकफास्ट खाया ना, तो ये ऑब्जेक्ट है और ये वर्ब है, तो ये क्विकली बीच में दरमियान में धक्के से आ गया, इसको हमने निकाल देना है, तो ये भी वर्ड ऑर्डर रॉन्ग है, हमें ऑब्जेक्ट को और वर्ब को इकट्ठा लिखना है। आई थिंक आई विल गो अर्ली टू बेड,
आई थिंक आई विल गो, आई विल मैं जाऊँगा, सॉरी आई विल तो हो गया ना हेल्पिंग वर्ब, गो यहाँ वर्ब हो गया, जाऊँगा टू बेड, बेड पर अर्ली, अर्ली अब टाइम है ना तो अर्ली को बाद में आना चाहिए था, बेड जो प्लेस है जहाँ उसने जाना है वो पहले आना चाहिए था, तो ये भी वर्ड ऑर्डर रॉन्ग यूज़ हो रहा है यहाँ। डिड यू इंटरेस्टिंग थिंग्स एट वर्क टुडे, क्या आज तुम्हें जो वर्क पे काम पे जो चीज़ें हैं उनमें दिलचस्पी थी, तुम्हारी दिलचस्पी रही। ओके डू क्या हमारे पास है, ये तो हेल्पिंग वर्ब है, इंटरेस्टिंग जो है ये वर्ब है हमारे पास, ओरिजिनल जो वर्ब है। थिंग्स एट वर्क टुडे, तो टुडे टाइम बाद में आ गया, थिंग्स एट वर्क चीज़ें जो थी वर्क काम पे, तो ये अगेन वर्क प्लेस एक जगह का जिक्र हो रहा है, ये पहले आ गई जगह, और टुडे जो वर्क टुडे यानी कि आज टाइम आ गया ये बाद में आ गया, तो यहाँ हमारा वर्ड ऑर्डर ठीक यूज़ हुआ है, ये करेक्ट है। एट द टॉप ऑफ द पेज प्लीज़ राइट योर नेम, कि पेज के सबसे टॉप पे सबसे ऊपर अपना नाम लिखें, तो आपने क्या लिखना है, प्लेस कौन सी है, एट द टॉप ऑफ द पेज, तो प्लीज़ राइट योर नेम अपना नाम लिखें। तो ये हमारा लास्ट सेंटेंस भी ये भी करेक्ट है, हमारा वर्ड एड्रेस में भी करेक्ट यूज़ हुआ है, राइट इसको आर लिखेंगे इसके आगे भी। एडवर्ब्स विद द वर्ब, अब एडवर्ब्स को वर्ब के साथ हमने देखना है। देर आर सम एडवर्ब्स सच एज ऑलवेज, ऑल्सो, प्रोबेबली दैट आर जनरली पुट विद द वर्ब इन द मिडल ऑफ ए सेंटेंस, कि हमने तो पढ़ा ना कि हमने वर्ब को और ऑब्जेक्ट को इकट्ठा लिखना है, लेकिन वो हमें बता रहे हैं कि कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं कि वो ऐसा कि कुछ एडवर्ब्स ऐसे होते हैं जो वर्ब और ऑब्जेक्ट के दरमियान में यूज़ होते हैं, मिडल ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस के दरमियान में यूज़ होते हैं। दिस हैपन्स व्हेन द वर्ब इज़ अ वन वर्ड, ये तब होता है जब वर्ब सिर्फ एक लफ्ज़ पर मुश्तमिल हो, सच एज गोज़, फॉल एक्सेट्रा। अच्छा देखें, हुमा ऑलवेज गोज़ टू वर्क बाय बस, कि हुमा हमेशा काम पर बस के ज़रिए जाती है। अब आप देख रहे हैं गोस क्या हो गया हमारे पास, वर्ब टू वर्क काम पर, बाय बस बस के ज़रिए, तो यहाँ तो हमारे पास एडवर्ब यूज़ ही नहीं हुआ है, ये वर्ब हमारा सीधा सीधा ऑब्जेक्ट के साथ आ रहा है, बात ख़त्म। शी वॉज फीलिंग वेरी टायर्ड, वो बहुत थकी हुई महसूस कर रही है। फीलिंग अगेन जो हमारे पास वर्ब है, और क्या फील कर रही है, टायर्डनेस फील कर रही है, थकावट महसूस कर रही है। दिस इज ऑब्जेक्ट एंड दिस इज़ वर्ब एंड दिस इज़ वेरी इज़ हेयर एडवर्ब, ठीक है, ये देख रहे हैं आप इन दोनों के दरमियान में आया हुआ है। शी वॉज ऑल्सो हैंगरी, वो भूखी भी है, अब अगेन ऑल्सो वर्ब के और ऑब्जेक्ट के दरमियान में आया है, तो ये भी एडवर्ब दरमियान में यूज़ होने वाला है। योर बाइक वॉज हैज़ प्रोबेबली बीन स्टॉलन, तुम्हारी बाइक गालबन चोरी हो चुकी है, प्रोबेबली का मतलब होता है गालबन, यानी कि मुझे पॉसिबली भी इसको कहते हैं, मुझे इम्कान है, गालबन हो सकता है, शायद, ये सारे इसके वर्ड्स आते हैं। ओके अच्छा, अब हैज़ क्या है हमारे पास, हैज़ हमारे पास हो गया ना वर्ब, और स्टोलन जो हो चुका है काम और जिस पे काम हुआ है वो है ऑब्जेक्ट, और इसके बीच में एडवर्ब लग गया प्रोबेबली, ठीक है, ऑब्जेक्ट और वर्ब के दरमियान अगेन वी हैव एडिड एन एडवर्ब। ऑलवेज, ऑफन, आल्सो, गो बिफोर, हैव टू, अब इन सारे वर्ड्स को देखते हैं, ये भी एज एन एडवर्ब यूज होते हैं। द स्टूडेंट्स ऑलवेज हेयर टू वेट अ लॉन्ग टाइम फॉर द प्रोफेसर, कि स्टूडेंट्स को यहाँ ढेर सारा टाइम प्रोफेसर के लिए वेट करना पड़ता है। देख रहे हैं ना, ऑलवेज, हैव टू, वेट, वेट जो है हमारा ऑब्जेक्ट है इससे पहले आ गया, ऑलवेज हैव क्या है हमारा, अगेन एडवर्ब है। बट दे गो आफ्टर द वर्ब्स, एम, इज, वाज, वर, लेकिन क्या बात है कि इसमें क्या है कि ये जो हमारे एडवर्ब्स हैं, यानी कि ये जो वर्ब आफ्टर, यानी कि ये वाले जो हमने ऊपर एडवर्ब्स पढ़े हैं, ऑलवेज, ऑफन, आल्सो, ये गो बिफोर हैव टू, जब हैव टू सेंटेंस में यूज़ हो रहा हो उससे पहले यूज़ होते हैं, और जो हेल्पिंग वर्ब है उससे बाद में यूज़ होते हैं, आफ्टर द वर्ब्स एम, इज़, वाज, वर। और अगर ये वाले वर्ब यूज़ हो रही हैं सेंटेंस में इसके बाद यूज़ होते हैं, और हैव टू अगर यूज़ हो रहा हो तो उससे ये पहले यूज़ होते हैं। जैसे कि यहाँ इस सेंटेंस में देखें, ऑलवेज ये वाला एडवर्ब यूज़ हुआ और यहाँ हैव टू भी यूज़ हो रहा है, तो हैव टू से ये पहले यूज़ हुआ है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, आई वॉज फीलिंग वेरी टायर्ड, आई वॉज आल्सो हंग्री। अब देख लें अगेन, इधर वॉज लगा हुआ है, ये वॉज एडवर्ब, सॉरी वॉज, ये यहाँ ये एडवर्ब जो ऑल्सो लगा हुआ है ये वॉज के बाद लगा हुआ है, ये नहीं, इस सेकंड वाले पार्ट में अपने के लिए नोटेबल चीज़ है वो ये कि ऑल्सो हमने ऊपर पढ़ा कि ये वाला एडवर्ब जब भी यूज़ हो, ये वाले एक अगर हैव टू सेंटेंस में उससे पहले आएंगे, और अगर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब आई एम, इज़, वॉज, वर, तो उससे ये पहले आएंगे, ये देख रहे हैं आप, उसके बाद आएंगे, सॉरी वॉज लगा हुआ इधर तो उसके बाद आल्सो है, और अगर हैव टू होता तो उससे पहले आना था, इन तीनों एडवर्ब्स ने। Sometimes when a verb is composed of two or more words such as can, remember, does not, drives, has, have been eaten, the adverb is put after the first part of the verb. समझ रहे हैं ना कि जब वर्ब जो है वो दो लफ्ज़ों से या दो से ज़्यादा लफ्ज़ों से मिलकर बना हो, तो जो पहला हिस्सा है वर्ब का उसके बाद एडवर्ब आता है। इसके हम नीचे एग्जांपल्स देख लेते हैं फर्दर, कि ही कैन नेवर रिमेंबर माई नेम। अब ही कैन नेवर
रिमेंबर माई नेम। तो देख रहे हैं ना आप, नेवर जो हमारे पास एडवर्ब है, तो कैन रिमेंबर माई नेम, ये हमारे पास क्या है, पूरा वर्ब है कि वो कभी भी मेरा नाम याद नहीं रख सकता। वैसे वो लिखा हुआ है कि वैसे ही कैन रिमेंबर माई नेम, वो मेरा नाम याद रख सकता है। अच्छा, नेवर हमने एडवर्ब लगाया कि वो कभी भी मेरा नाम याद नहीं रख सकता। तो अब देख रहे हैं आप, कैन जो है, कैन रिमेंबर, ये दोनों मिलके वर्ब बना रहे हैं ना, वर्ब का हिस्सा है, मतलब 2 पार्ट्स पे कंपोजिट है यहाँ वर्ब, कैन और रिमेंबर दोनों वर्ब्स हैं। तो पहला जो वर्ब का पार्ट है कैन, उसके बाद हमने एडवर्ब पुट कर दिया नेवर। सेम हेयर, आई डू नॉट यूजली स्मोक, अगेन डू नॉट क्या है हमारे पास, डोंट वर्ब है, और स्मोक से पहले लग गया यूजली, डोंट स्मोक। स्मोक वैसे ऑब्जेक्ट है, इसमें सिर्फ डोंट ही है पूरा का पूरा वर्ब, तो इसमें एक ही पार्ट है ना वर्ब का, तो उसके बाद यूजली लगा दिया। आर यू डेफिनेटली रिजाइनिंग, अब देख लें और भी वर्ब है और रिजाइनिंग भी हमारे पास, रिजाइनिंग तो सॉरी वो है ना, प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज हो रहा है। वेल डेफिनेटली लग रहा है इससे पहले, ये भी अगेन हमारे पास क्या एडवर्ब है। योर बाइक हैज़ प्रोबेबली बीन स्टॉलन, तो अब प्रोबेबली यहाँ एडवर्ब है, हैज़ के बाद आपको पता लग रहा है, और बीन से पहले लग रहा है, मतलब हैज़ बीन, ये 2 पार्ट्स हैं वर्ब के, उससे पहले लग रहा है, पहले पार्ट के बाद। अच्छा, ये जो लास्ट एग्जांपल है और फर्स्ट एग्जांपल है, इन दोनों को ज़्यादा आपने नोटिस करना है, दरमियान वाली में दोनों में, क्योंकि वर्ब भी एक ही है, इधर आर वर्ब यूज़ हुआ है और इधर भी डू नॉट, एक ही लफ्ज़ वर्ब का यूज़ हुआ है, तो इन दोनों में तो नहीं लगेगा ही। लेकिन जहाँ एक से ज़्यादा वर्ड्स यूज़ हों वर्ब के, जैसे कैन नेवर, कैन रिमेंबर, 2 वर्ड्स हैं तो दरमियान में हमने एडवर्ब लगाया, और यहाँ हैज़ बीन 2 वर्ड्स हैं तो दरमियान में एडवर्ब पुट किया प्रोबेबली। इन नेगेटिव सेंटेंसेस प्रोबेबली गोज बिफोर द नेगेटिव, तो नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है, नॉट या नोन या डू नॉट या नेवर, जो भी नेगेटिवली यूज़ हो रहा है उससे पहले प्रोबेबली हम लगाते हैं। सो वी हैव, वी प्रोबेबली वॉन्ट सी यू, अब देखें ये वॉन्ट या वुड नॉट, इससे पहले प्रोबेबली लगा है, और आई विल प्रोबेबली नॉट सी यू। अच्छा, ऐसे भी तो हम कर सकते हैं, आई विल नॉट सी यू प्रोबेबली, मतलब मैं तुम्हें गालबन नहीं देखूंगा, या मैं तुम्हें गालबन देखूंगा, या वट एवर, नॉट है तो नहीं देखूंगा ही आएगा ना। अच्छा, अब नोटेबल बात यह है कि हम प्रोबेबली, अब देखें ना आप सेंटेंस को सुने, आई विल प्रोबेबली नॉट सी यू, आई विल नॉट सी यू प्रोबेबली, आई विल सी यू प्रोबेबली। अब हमें जहाँ भी प्रोबेबली पुट करें हमें ठीक लग रहा है, वही बात जो मैंने ऊपर की है कि वर्ड्स ऐसे हैं कि हमें हर जगह ठीक लगते हैं। तो आपने क्या करना है कि नॉट जहाँ भी आए और प्रोबेबली एडवर्ब यूज हो तो आपने उसको नॉट से पहले पुट करना है। प्रैक्टिस 2, डिसाइड वेदर द अंडरलाइन वर्ड्स आर इन करेक्ट ऑर्डर, यूज डब्ल्यू फॉर रॉन्ग एंड और फॉर राइट। तो हम इनको देख लेते हैं इन ऑर्डर्स को। फर्स्ट है, आई वॉश्ड द क्लॉथ्स एंड आल्सो कुक्ड डिनर, आई वॉश द क्लॉथ्स, आल्सो यहाँ लगा हुआ है, आल्सो वाला ऊपर रिकॉल करें, आल्सो के बारे में हमने क्या पढ़ा था, तो उस रूल के हमारे मुताबिक आल्सो राइट प्लेस पे लगा हुआ है, इधर हम आर पुट करेंगे, यानी कि ये राइट सेंटेंस यूज़ है, इसमें एडवर्ब का यूज़ राइटली हुआ हुआ है। दीज टूरिस्ट ओवर देयर प्रोबेबली आर फ्रेंच, कि ये जो टूरिस्ट हैं यहाँ ये गालबन फ्रेंच हैं। अगेन यहाँ प्रोबेबली गलत प्लेस पे यूज़ हुआ है, हमने इसके ऐसा, यानी कि ये देखें ना आर से पहले यूज़ है, तो ये गलत प्लेस पे यूज़ है, जहाँ यहाँ हम रॉन्ग पुट करेंगे, डब्ल्यू यानी कि पुट करेंगे। माई मदर गेट्स हार्डली एवर एंग्री, अगेन हार्डली गलत प्लेस पे यूज़ हुआ है, इसको इससे माई मदर हार्डली गेट्स एवर एंग्री, हार्डली को इससे पहले यूज़ होना चाहिए, तो यहाँ भी हम डब्ल्यू पुट करेंगे, रॉन्ग है। आई यूजली टेक अ बाथ व्हेन आई गेट होम फ्रॉम वर्क, तो ये ठीक है, यूजली ये ठीक यूज़ है, यहाँ हम राइट पुट करेंगे। आई यूजली एम वेरी टायर्ड व्हेन आई गेट होम फ्रॉम वर्क, तो इसको पढ़ते ही आपको पता चल गया होगा कि यूजली गलत यूज़ हुआ है, आई एम यूजली आना था, एम पहले आना था, यूजली बाद में आना था, तो ये भी गलत है, रॉन्ग है। आई विल प्रोबेबली नॉट सी यू, प्रोबेबली ठीक यूज़ हुआ है ना, यहाँ हमने अभी अभी ऊपर पढ़ा कि जहाँ नॉट होगा नेगेटिव सेंटेंसेस में, नॉट से पहले हम प्रोबेबली वर्ड यूज़ करेंगे, तो ये राइट है, आर आएगा इधर। आई वॉन्ट प्रोबेबली मीट यू, अगेन देख लें ऊपर वाली इस बात को ये अगेंस्ट जा रहा है कि हाँ वॉन्ट से पहले प्रोबेबली आना था, अभी अभी हमने पढ़ा है कि जहाँ नॉट है तो नॉट से पहले हम प्रोबेबली को यूज़ करते हैं, तो ये बाद में यूज़ है, तो ये डब्ल्यू आएगा, रॉन्ग। द पोजिशन ऑफ स्टिल, येट, एनी मोर, एनी लॉन्गर, no longer in a sentence, still is used to say that a situation or action is continue, जब कोई चीज़ कंटिन्यूटी में है, वो चल रही है, हैपनिंग कंटिन्यू में, तो हम क्या पुट करेंगे, स्टिल। स्टिल यूजली यूज इन द मिडल ऑफ द सेंटेंस विद द वर्ब, ये बातें आपने याद करनी है कि स्टिल जो है वो मिडल ऑफ सेंटेंस में यूज़ होता है, एक बात। दूसरी बात ये कि जब सिचुएशन कोई कंटिन्यू हो तो तब स्टिल यूज़ होता है, ये दोनों बातें स्टिल के बारे में आपने याद रखनी है। ओके, देख लेते हैं हम पहली एग्जांपल जो इसने दी हुई है स्टिल को समझाने के लिए। इट्स 11 PM एंड सारा इज स्टिल वर्किंग, कि ये रात के 11 बज चुके हैं लेकिन सारा अभी भी काम कर रही है, तो उसका जो काम करना है सारा का वो कंटिन्यूटी है ना, अभी तक काम कर रही है, तो स्टिल एक हमने यूज़ कर लिया। और दूसरी बात मिडल में, तो ये हमने सेंटेंस के मिडल में भी यूज़ हो गया। आर यू स्टिल लिविंग इन द सेम लोकेलिटी और हैव यू मूव्ड, अब देखें स्टिल लिविंग,
और जो क्या अभी तक तुम इसी लोकेलिटी में रह रहे हो, इसी एरिया में, यानी कि इसी रिहाइश में, वहीं उसी एरिया में तुम्हारी रिहाइश है, या तुमने वहाँ से कहीं मूव कर लिया हो। अगेन देखें स्टिल यूज़ हुआ है, दरमियान में यूज़ है, और दूसरा कंटिन्यूटी के लिए कि क्या तुम रह रहे हो, कंटिन्यू कर रहे हो वहाँ अपना रहना, तो कंटिन्यूटी एक्शन की तो स्टिल यूज़ हुआ है। डू यू स्टिल वांट टू गो टू द पोस्ट ऑफिस और हैव यू चेंज योर माइंड, क्या अभी भी तुम पोस्ट ऑफिस जाना चाहोगे, मतलब अभी भी तुम्हारा माइंड वो पहले वाला ही है, स्टिल कंटिन्यू है, यानी कि तुम्हारा वो जो माइंड था पोस्ट ऑफिस जाने वाला, या उसको तुमने चेंज कर लिया। अगेन स्टिल इज यूज्ड इन द मिडल ऑफ सेंटेंस एंड यूज फॉर कंटिन्यूटी ऑफ द एक्शन। अब येट देखते हैं, येट इज यूज टू आस्क इफ समथिंग हैज़ हैपन और व्हेन वी से दैट समथिंग हैज़ नॉट हैपन, कि कुछ हो जाए या कुछ ना हो, कुछ हैपनिंग हो या ना हो, उसमें हम येट यूज़ करते हैं पूछने के लिए। येट इज़ यूज मेनली इन क्वेश्चन एंड नेगेटिव सेंटेंसेस, ये बातें भी आपने पॉइंट आउट करनी है, ये सारी बातें आपने याद करनी है कि जो येट है ख़ास तौर पर क्वेश्चन को जो क्वेश्चन यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है और नेगेटिव सेंटेंसेस उनमें यूज़ होता है। थर्ड बात वो कह रहा है कि येट इज़ यूजली फाउंड एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, यूजली उसका तरीका है कि वो एंड ऑफ सेंटेंस पे आता है, यूजली कह रहा है, ऑलवेज नहीं कहा कि, यानी कि जनरली एंड ऑफ सेंटेंस पे यूज़ होता है। एग्जाम्पल देखें इसकी येट को समझाने के लिए, हैव यू फिनिश्ड पैकिंग दैट सूटकेस येट, क्या आपने इस सूटकेस की पैकिंग ख़त्म कर ली है। अब देखें क्वेश्चन भी हो रहा है ना, उसने कहा किसी क्वेश्चन के लिए पूछा जाता है, क्वेश्चन भी हो गया, और कुछ हैपनिंग हो रही हो या समथिंग हैज़ नॉट हैपन, कुछ हो रहा हो या कुछ ना हो रहा हो, वही बात है कि अगर हमने पूछना है कि कुछ हो रहा है तो हम क्वेश्चन करेंगे, और अगर कुछ नहीं हो रहा हमने बताना है तो हम नेगेटिव सेंटेंस को यूज़ करेंगे। वही बात इधर है कि क्वेश्चन या नेगेटिव के लिए यूज़ हुआ है, तो इधर येट जो है क्वेश्चन के लिए यूज़ हुआ है और यूज़ हुआ है एंड पे। It's 11 o'clock and the typist has not arrived yet. Again yet आखिर पे यूज़ हो गया। ओके, वी आर हंग्री, इज़ डिनर रेडी येट, हम भूखे हैं, क्या डिनर अब तैयार है। अगेन क्वेश्चन में यूज़ हुआ है, क्वेश्चन पूछने के लिए यूज़ हुआ है, ठीक है ना। ऊपर नेगेटिव में यूज़ था, यहाँ फिर इंट्रोगेटिव में यूज़ हुआ है। येट इज़ ऑफन यूज्ड विद द प्रेजेंट परफेक्ट, हैव यू फिनिश्ड वॉशिंग दैट ड्रेस येट, प्रेजेंट परफेक्ट की क्या निशानी है आपको पता है, हैव यूज़ होता है, उस पास पार्टिसिपल की फॉर्म लगती है, तो हमने ये फिनिश्ड पास पार्टिसिपल है फॉर्म ऑफ वर्ब, एंड हैव वी रिकग्नाइज दैट दिस इज़ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो वो कह रहा है प्रेजेंट परफेक्ट में अक्सर औकात ये येट यूज़ होता है। और देखें स्टिल कंपेयर स्टिल एंड येट इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, अब उसने कंपेरिजन किया स्टिल और येट का, तो ये वाली बात जो है ना प्रेजेंट परफेक्ट वाली, ये भी आपने याद करनी है। कंपैरिजन में हम देखते हैं कि इसने क्या कहा है हमें, माई ब्रदर लॉस्ट हिज जॉब लास्ट ईयर एंड ही इज़ स्टिल अनएम्प्लॉयड, कि मेरे भाई ने आखिरी साल अपनी पिछले साल उसकी जॉब लॉस्ट कर दी थी, खो गई थी, उसने जॉब छोड़ दी थी और अभी तक वो अनएम्प्लॉयड है। अच्छा, आप देख रहे हैं जो कंटिन्यूटी एक्शन की, कि अभी तक एम्प्लॉयड है, अभी तक वो जॉबलेस है, अभी तक है ना कंटिन्यूटी है इसकी एक्शन की, तो इधर हमने स्टिल यूज़ किया। माई ब्रदर लॉस्ट हिज जॉब अ ईयर अगो एंड हैज़ नॉट फाउंड अनदर जॉब येट, मेरे भाई ने पिछले साल से जॉब छोड़ दी और अभी तक उसको कोई जॉब नहीं मिली। अब इधर नेगेटिव सेंटेंस है, कंटिन्यूटी तो नहीं है ना, कंटिन्यूटी तो यहाँ जॉबलेसनेस अनएम्प्लॉयमेंट की कंटिन्यूटी शो हो रही थी तो स्टिल यूज़ किया। यहाँ वो डिनाई कर रहा है कि अभी तक उसको जॉब कोई नहीं मिली, तो हमने डिनाइल के लिए येट यूज़ कर लिया। समझ लिया ना आपने डिफरेंस, समझा ना कि स्टिल को कंटिन्यूटी में यूज़ करते हैं और इसको डिनाइल में या फिर क्वेश्चनिंग में यूज़ करते हैं। इज़ इट स्टिल रेनिंग, क्या अभी तक बारिश हो रही है, और बारिश का होना कंटिन्यू है, कंटिन्यूटी में है। देखें फिर स्टिल यूज़ हुआ है। हैज़ इट स्टॉप्ड रेनिंग येट, क्या बारिश होना ख़त्म हो गई है। अब स्टॉप्ड है, एक तो नेगेटिव है, दूसरा रेनिंग येट। अगर आप इसको पॉजिटिव में करना चाहेंगे ना तो आप स्टिल यूज़ करेंगे, बेशक ये क्वेश्चन है, लेकिन आपने जो मेन इनका डिफरेंस मेमोराइज करना है वो ये कि स्टिल यूज़ होता है जब किसी भी एक्शन की चीज़ की हैपनिंग की कंटिन्यूटी हो, जारी हो, और येट तो आपको पता है क्वेश्चन में भी यूज़ होता है, और दूसरा जब किसी चीज़ का डिनाइल हम कर रहे हैं, नोट कह रहे हैं या किसी को नॉट में आंसर लेना चाह रहे हैं तो हम येट यूज़ करते हैं। और इसकी निशानी है येट की, ये आखिर में सेंटेंस का यूज़ होता है, और स्टिल की क्या निशानी है, वो सेंटेंस के मिडल में यूज़ होता है। स्टिल इज़ पॉसिबल इन नेगेटिव सेंटेंसेस, वो कहता है नेगेटिव सेंटेंस में भी स्टिल पॉसिबल है, आ सकता है। किधर भला, जहाँ अगेन नेगेटिव सेंटेंसेस की कंटिन्यूटी हो रही हो, डिनाइल की कंटिन्यूटी हो रही हो। देखते हैं इसके एग्जांपल। शी सेड शी वुड बी हियर हाफ एन आवर अगो एंड ही स्टिल हैज़ नॉट कम, उसने कहा था कि वो आधे घंटे में यहाँ होगी लेकिन वो अभी तक नहीं आई। अब अभी तक नहीं आई, अभी तक नहीं ना आई, तो अभी तक उसके एक्शन की कंटिन्यूटी है, कौन से एक्शन की भला, ना आने की, तो हमने स्टिल यूज़ किया। शी स्टिल हैज़ नॉट कम, कम शोज अ स्ट्रॉन्गर फीलिंग ऑफ इम्पेशेंस कैन बी सीन फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंसेज। वो कह रहे शी स्टिल हैज़ नॉट कम, अभी तक वही बात जो मैंने आपको समझा दिया वही वो बता रहे कि स्ट्रॉन्गर फीलिंग आ रही है ना इम्पेशेंस की, स्ट्रॉन्गर फीलिंग आ रही है कंटिन्यूटी की, तो हमने स्टिल यूज़ किया। शी हैज़ नॉट कॉल्ड मी येट, अभी तक उसने मुझे नहीं बुलाया, बट आई एक्सपेक्टेड विल सून, तो येट इधर आ गया। शी स्टिल हैज़ नॉट कॉल्ड मी, शी
शुड हैव कॉल्ड बिफोर नाउ, अभी तक उसने मुझे नहीं बुलाया। अच्छा, इधर और डिफरेंस है येट और स्टिल का, इसको समझें। आपने समझा अच्छे से कि स्टिल कंटिन्यूटी के लिए यूज़ होता है कि शी स्टिल हैज़ नॉट कॉल्ड मी, अभी तक उसने मुझे नहीं बुलाया। क्या बुलाना जो उसका था वो अभी तक कंटिन्यू है ना कि नहीं बुलाया, तो स्टिल हमने यूज़ किया। और शी शुड हैव कॉल्ड बिफोर नो, और अभी तक उसने नहीं बुलाया, इसका क्या मतलब है कि उसको मुझे बुला लेना चाहिए था मैं ना अभी तक, मतलब आप कह रहे हैं कि अभी तक उसने मुझे नहीं बुलाया, तो इसका मतलब यही है ना, आप ये कहना चाह रहे हैं कि अभी तक उसको मुझे बुला लेना चाहिए था, अभी इससे पहले या अब तक। तो आपका ये मतलब इसमें क्या कह रहे हैं, कम्युनिकेट हो रहा है ये मीन। और इधर देखें, शी हैज़ नॉट कॉल्ड मी एट, उसने अभी तक मुझे नहीं बुलाया। तो इधर जो अभी तक बोला जा रहा है ना, ये कह रहा है बट आई एक्सपेक्ट शी विल सून, इसमें वो एक उम्मीद से बोल रहा है कि वो जल्दी मुझे बुला लेगा, अभी तक उसने मुझे नहीं बुलाया। मतलब एक टून चेंज हो रही है ना, समझ रहे हैं ना मेरी बात, टून को यहाँ डिस्क्राइब किया जा रहा है। इधर टून उसकी ये है कि अभी उससे मुझे बुला लेना चाहिए था लेकिन उसने मुझे अभी तक नहीं बुलाया, एक कह लें कंप्लेनिंग मैनर है, कंप्लेन करने वाला मैनर। और इधर होपिंग मैनर है कि वो कह रहा है कि अभी तक उसने मुझे नहीं बुलाया लेकिन मुझे उम्मीद है कि मुझे जल्द बुला लेगी वो, तो ये होपिंग मैनर है। जब होप हो तो फिर हम यह चूज़ करेंगे, और जब हम कंप्लेन कर रहे हो कंटिन्यूटी उस कंप्लेन की तो स्टिल यूज़ करेंगे। नॉट एनी मोर, नॉट एनी लॉन्गर एंड नो लॉन्गर आर यूज टू से दैट अ सिचुएशन हैज़ चेंज। ये किस लिए यूज़ होते हैं, ये बताते हैं हमें कि एक सिचुएशन जो पहले चल रही थी वो चेंज हो चुकी है। एनी मोर एंड एनी लॉन्गर कम एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। ये एनी मोर और एनी लॉन्गर जो है ये सेंटेंस के आखिर में आते हैं। देखते हैं हम इसकी एग्जांपल। मिस्टर डज नॉट वर्क, मिस मीर डज नॉट वर्क हेयर एनी मोर एनी लॉन्गर। अब एनी मोर एनी लॉन्गर में से इन दोनों में से यहाँ कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। तो असल में वो बताना क्या चाह रहा है कि मिस मीर डज नॉट वर्क हेयर, कि मिस मीर अब यहाँ और काम नहीं करेंगी। कि पहले उनकी सिचुएशन क्या थी कि मिस मीर यहाँ काम कर रही थी, उनकी सिचुएशन की कंटिन्यूटी थी काम करने की। तो अब ये सिचुएशन उनके काम करने वाली चेंज हो रही है, क्या हो रही है कि वो काम नहीं करेंगी। देख लेना आपने, एक कंडीशन हमारी फुलफिल होगी कि सिचुएशन चेंज हो रही है। तो हमने एनी मोर या एनी लॉन्गर इन दोनों में से कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं। और सेंटेंस के एंड पे भी आ गया, इसको हमने लास्ट पे लिखना है सेंटेंस के। दे वर ग्रेट फ्रेंड्स वंस, वो कभी अच्छे दोस्त होते थे, बट दे आर नॉट फ्रेंड्स एनी मोर, लेकिन अब वो अच्छे दोस्त नहीं रहे। अगेन सिचुएशन की कंटिन्यूटी जो है वो डिस्टर्ब हो रही है, सिचुएशन चेंज हो रही है कि कभी वो फ्रेंड्स थे और अब वो फ्रेंड्स नहीं रहे। और एनी मोर मतलब अभी और एनी लॉन्गर अगेन सेंटेंस के लास्ट पे। नो लॉन्गर कम्स इन द मिडल ऑफ द सेंटेंस। एनी मोर एनी लॉन्गर लास्ट पे आता है, और जो नो लॉन्गर है वो मिडल ऑफ सेंटेंस में आता है। इसकी देखें पहले, दे आर नो लॉन्गर फ्रेंड्स, के वो अब दोस्त नहीं रहे, अब अभी वो ज़्यादा दोस्त नहीं रहे। मतलब सिचुएशन इनमें भी चेंज तो हो रही है नो लॉन्गर में भी, लेकिन ये मिडल में सेंटेंस क्या आता है और इसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं, इसमें इतनी सी बात आ रही है कि वो अब दोस्त नहीं रहे। तो इससे अंडरस्टूड है कि वो पहले दोस्त हुआ करते थे तो अब नहीं रहे, तो यही बात इसमें बताई जा रही है। और जो मेन फोकस है वो आप ये करें कि नो लॉन्गर सेंटेंस के मिडल में आता है। ही नो लॉन्गर लिव्स विद हर, वो अब उसके साथ नहीं रहना चाहता, और उसके साथ नहीं रहना चाहता। अगेन नो लॉन्गर इन द मिडल ऑफ सेंटेंस। बट नो मोर कैन नॉट बी यूज इन दिस वे, यू हैव। नो मोर जो है हमारा, आपने देखा एनी मोर एनी लॉन्गर नो लॉन्गर, अब हम नो मोर की जो है ना पढ़ने लगे कि कैसे यूज़ हो रहे हैं। ये सारे बच्चे कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं, इनको आप कंफ्यूज करते हैं, मिक्सअप कर देते हैं जब आप राइटिंग कर रहे हो सेंटेंस की, पैराग्राफ की। तो हम इनकी ऑर्डरिंग पढ़ें कि इनको कहाँ रखना है, ठीक है ना। और आपने सब के सब ऑर्डर याद करने हैं, कौन कौन से लास्ट में आते हैं, कौन से मिडल में आते हैं। और नो मोर हम देखते हैं वो किधर आएगा। ही इज़ नो लॉन्गर अवर एम्प्लॉई बट नॉट ही इज़ नो मोर अवर एम्प्लॉई। आप देख रहे हैं ना कि नो लॉन्गर की जगह नो मोर हम नहीं लिख सकते, सेंटेंस यही होगा, ही इज़ नो लॉन्गर अवर एम्प्लॉय, वो अभी हमारा एम्प्लॉय नहीं है। नो मोर नहीं आप कर सकते। प्रैक्टिस नंबर 3 नीचे देखते हैं, आपको ज़्यादा फर्दर ये क्लियर हो जाएगा। प्रैक्टिस में ना हम सारा कुछ डिटेल से करते हैं। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेज यूजिंग स्टिल एंड नॉट एनी मोर, और वो सारी चीज़ें जो ऊपर हमने पढ़ी हैं उनको हमने यूज़ करना है यहाँ। टोनी यूज टू हैव लॉन्ग हेयर एंड अ बियर्ड, टोनी के लंबे बाल और दाढ़ी हुआ करती थी। स्टिल लॉन्ग हेयर बट, वो कह रहा है अभी तक लॉन्ग हेयर हैं, स्टिल का मतलब है अभी तक हैं, लॉन्ग हेयर बट। तो इसका सोल्यूशन नीचे ही हम वही देख लेते हैं। टोनी स्टिल हैज़ लॉन्ग हेयर, सॉरी ये दो लफ्ज़ का मतलब है कि इन दो लफ्ज़ों को यूज़ करके ना इसको हमने अमेंड करना है सेंटेंस को। ये दोनों वर्ड्स हमने इसमें यूज़ करने जो यहाँ दिए हुए हैं। पहले मुझे कन्फ्यूजन हो गया कि शायद एक करना, लेकिन ऐसा नहीं है, दोनों वर्ड्स यूज़ करने हैं। तो देखें आप इन दोनों वर्ड्स को यूज़ करके आपके सेंटेंस को कैसे मॉडिफाई किया गया है। टोनी स्टिल हैज़ लॉन्ग हेयर, टोनी के अभी तक लॉन्ग हेयर हैं, बड़े बाल हैं, अभी तक है ना बड़े बाल। कंटिन्यूटी एक्शन की हमने स्टिल यूज़ कर दिया और आपने देखा कि ये मिडल में यूज़ हो रहा है। बट ही डज नॉट हैव अ बियर्ड एनी मोर, लेकिन उसकी दाढ़ी अब नहीं है। एनी मोर आ गया, एक तो हमने इसको लास्ट पे यूज़ कर लिया एनी मोर को। टेडी यूज टू प्ले टेनिस एंड फुटबॉल, अब
टेडी स्टिल प्लेस टेनिस, अभी तक टेनिस खेलता है, बट ही डज नॉट प्ले फुटबॉल एनी मोर, लेकिन अब वो फुटबॉल नहीं खेलता। सिचुएशन भी चेंज हो रही है, एक मतलब पहले थी फुटबॉल भी खेला करता था, पता चल रहा है ना कि पहले टेनिस और फुटबॉल दोनों खेला करता था, लेकिन क्या है अभी वो टेनिस सिर्फ खेलता है और फुटबॉल नहीं खेलता। एनी मोर लगा दिया कि सिचुएशन चेंज हो रही है, फुटबॉल प्लेइंग पहले थी अब नहीं है, और स्टिल लगा दिया कि ये कंटिन्यूटी है टेनिस की, तो इसलिए हमने स्टिल लगा दिया। मदर वॉज इन हॉस्पिटल एंड शी वॉज इन क्रिटिकल कंडीशन। मदर इज स्टिल इन हॉस्पिटल बट शी इज़ नॉट इन क्रिटिकल कंडीशन एनी मोर। समझ रहे हैं ना बात। आई यूज टू लाइक कैथी एंड कैरन, आई स्टिल लाइक कैथी बट नॉट कैरन एनी मोर। अगेन सिचुएशन चेंज हो रही है, पहले उसको कैरन कैथी दोनों पसंद थे, लेकिन अब उसको सिर्फ कैथी पसंद है, कैरन पसंद नहीं है, तो उसने एनी मोर लगा दिया। और कैथी पसंद है, स्टिल पसंद है, तो कंटिन्यूटी है, तो स्टिल हमने यूज़ किया। He was a good batsman and he was the best in the team. He is still a good batsman but is not the best in the team anymore. समझ गए। I was feeling depressed and homesick. I am still feeling depressed but not homesick anymore. Understand? The position of although, though, even though, in spite of, despite. अब इन चारों पांचों जो लफ्ज़ दिए गए हमें, इनके अब हमने पोजीशन देखनी है कि आफ्टर although we used पहले देखें कि आफ्टर आल्दो वी यूज अ सब्जेक्ट प्लस वर्ब, कि आल्दो के बाद हम क्या यूज़ करते हैं, सब्जेक्ट और वर्ब यूज़ करते हैं। आल्दो को यानी कि सब्जेक्ट और वर्ब से पहले पुट करते हैं हम, ये बात अपने याद रखनी है। एग्जांपल भी उन्होंने दी गई है। आल्दो ही इज़ फैट, अगरचे कि वो मोटा है, ही सीम्स क्वाइट हेल्दी, लेकिन वो क्या सेहतमंद दिखाई देता है, कुछ सेहतमंद दिखाई देता है। अब देख रहे हैं ही कौन है, हमारा सब्जेक्ट है, इज़ क्या है, हमारा वर्ब है, तो इन दोनों से पहले हमने क्या यूज़ कर लिया, आल्दो। समझ गए ना। Although it rained a lot, we enjoyed our holidays. अगरचे बारिश बहुत सी हुई लेकिन हमने अपनी छुट्टियाँ इंजॉय की। It is here subject and rained means ये हमारा वर्ब है, पास्ट पार्टिसिपल का वर्ब यूज है। अगेन सब्जेक्ट और वर्ब से पहले हमने although पुट किया। He did not get the job, comma although he had all the necessary qualifications. उसको जॉब नहीं मिली अगरचे उसके पास सारी नेसेसरी क्वालिफिकेशन थी। अगेन ही इज़ हियर सब्जेक्ट, हैड अगेन वर्ब, तो हमने इसको सब्जेक्ट और वर्ब से पहले आल्दो को पुट कर लिया। अ नाउन, अ प्रोनाउन और आईएनजी इज़ यूज आफ्टर इन स्पाइट ऑफ डिस्पाइट। तो अब इन स्पाइट और डिस्पाइट के बाद जो है नाउन, प्रोनाउन और आईएनजी वाली फॉर्म ये आफ्टर यूज़ होते हैं, यानी कि बाद में यूज़ होते हैं। किस किस के भला, इन स्पाइट और डिस्पाइट के। हम इसको भी एग्जाम्पल से देख लेते हैं। इन स्पाइट ऑफ रेन वी इंजॉयड अवर हॉलीडेज आर आर्ट, यानी कि बारिश के बावजूद भी हमने अपनी छुट्टियां बहुत इंजॉय की। देख रहे हैं ना, इन स्पाइट यूज़ हो गया पहले वर्ब से। हियर शी इज़ नॉट टायर्ड इन स्पाइट ऑफ वर्किंग ऑल डे, अगेन इन स्पाइट पहले यूज़ हो गया। समझते हैं ना। डिस्पाइट भी देखें, डिस्पाइट का भी इन स्पाइट का मतलब होता है अगर, इसकी बजाय, मतलब इन स्पाइट ऑफ द रेन, बेशक रेन बहुत ज़्यादा थी लेकिन उसकी बजाय हमने बहुत इंजॉय किया। इसमें भी ऐसे ही कि शी इज़ नॉट टायर्ड, वो थक तो नहीं गई। इन स्पाइट ऑफ वर्किंग ऑल द डे, सारा दिन काम करने के बावजूद वो थकी नहीं है, तो इन स्पाइट का मतलब होता है बावजूद। डिस्पाइट भी इसी मीनिंग में आता है। डिस्पाइट शी सेड आई स्टिल थिंक हर वर्क इन वर्थलेस, कि बेशक उसने ये कह दिया, अगरचे उसने ये कहा आई स्टिल थिंक हर वर्क, लेकिन मैं अभी तक उसके काम को वर्थलेस यानी कि फजूल कंसीडर कर रहा हूँ। वर्थलेस जिसकी वर्थ नहीं है वो कंसीडर कर रहा हूँ। बेशक उसने ये कह दिया। डिस्पाइट का मतलब होता है इधर भी के बावजूद, या बेशक उसने कह दिया, या बेशक ये हो गया लेकिन फिर भी मैं ये कर रहा हूँ। ऑपोजिट सिचुएशन यूज़ होती है ना इनमें, डिस्पाइट जब आ गए। लेकिन आप नोटिस ये करें कि ये सेंटेंस के शुरू में लग गया डिस्पाइट। इंस्पाइट टेक्स ऑफ बट डिस्पाइट डज नॉट, ये भी बात याद रखनी है कि इंस्पाइट के साथ ऑफ आता है और डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं आता। ठीक है, इसको भी हम बोर्ड कर लेते हैं, ये भी आपके याद रखने की चीज़ है। नीचे उसने एग्जांपल भी एक दी हुई है, बल्कि दो दे के हमें डिस्पाइट और इंस्पाइट को समझाया हुआ है। इंस्पाइट ऑफ देख लें, ऑफ आ रहा है ना इंस्पाइट के साथ। द फैक्ट दैट ही हैड डिज़ाइंड ही कम्प्लीटेड हिज असाइनमेंट, इंस्पाइट ऑफ भी लग गया और इंस्पाइट पहले भी लग गया। डिस्पाइट द फैक्ट दैट ही स्मोक्स 5 सिगरेट पैकेट्स अ डे ही सीम्स हेल्दी, डिस्पाइट भी लग गया सेंटेंस के शुरू में, उसके साथ ऑफ नहीं लगता। डिस्पाइट इज़ ऑलवेज यूज डिवाइड ऑफ, तो हमने इसको ऑफ से डिवाइड करके लिख दिया यहाँ। कंपेयर आल्दो एंड इन स्पाइट ऑफ डिस्पाइट, अब इन तीनों को हम कंपेयर करने लगे हैं। देखें, आल्दो इट वॉज रेनिंग सिंस मॉर्निंग ऑल द स्कूल किड्स अराइव्ड ऑन टाइम, कि गच्ची सुबह से बारिश हो रही है लेकिन सारे के सारे स्कूल के बच्चे टाइम पे आ गए हैं। देख रहे हैं ना, आल्दो लग गया हमारा सब्जेक्ट और वर्ब से पहले लगा हुआ है। इन स्पाइट ऑफ द ट्रैफिक जाम द गेस्ट अराइव्ड ऑन टाइम, बेशक ट्रैफिक जाम थी, ट्रैफिक जाम होने के बजाय जो है मेहमान टाइम पे आ गए हैं। इन स्पाइट ऑफ
आई कुड नॉट स्लीप ऑल्दो आई वॉज टायर्ड, मैं सो नहीं सका अगरचे मैं थका हुआ था। आई कुड नॉट ईट डिस्पाइट बीइंग हैंग्री, मैं खा नहीं सका भूखा होने के बावजूद। ठीक है, इसका मतलब अगरचे है इन स्पाइट ऑफ के बजाय, और डिस्पाइट यूज़ होता है बावजूद के मानों में। समटाइम्स दो इज़ यूज इंस्टेड ऑफ आल दो अगरचे की जगह हम दो यूज़ करते हैं, इसका मतलब भी अगरचे ही होता है। दिस हैपन्स मोर ऑफन इन स्पोकन इंग्लिश विद दो कमिंग एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। और अब इसकी निशानी क्या है दो की, अगर आप दो यूज़ करेंगे तो एंड पे सेंटेंस क्या आएगा, ऑल दो यूज़ करेंगे तो ये स्टार्ट में सेंटेंस क्या आएगा। ये बात आप याद भी कर लें कि हम समटाइम्स इसकी जगह ऑल दो की जगह दो यूज़ करते हैं तो ये आता क्या है सेंटेंस के एंड में, जबकि ऑल दो हमारा आपको पता है कि सेंटेंस के शुरू में आता है। द ड्रेस इज़ नॉट वेरी नाइस, आई लाइक द कलर दो, कि ये ड्रेस जो है ये अच्छा नहीं है, नाइस नहीं है, अगर बेशक मुझे इसका कलर पसंद आए, अगरचे मुझे इसका कलर पसंद आया है। अब दो हमने यूज़ किया तो एंड पे यूज़ कर दिया। अगर हम इसको यूँ करते द ड्रेस इज़ नॉट नाइस ऑल दो आई लाइक द कलर, तो ऑल दो आता तो पहले आया था, अब दो आया तो बाद में, मीनिंग दोनों के सेम है ऑलमोस्ट। आई मीट हर एवरी डे, आई हैव नेवर स्पोकन टू हर दो, मैं उससे हर दिन मिलता हूँ लेकिन अभी तक मैं उससे बात नहीं कर सका, अगरचे मैंने अभी तक उससे बात नहीं की। अगेन दो एट द लास्ट ऑफ सेंटेंस। इवन दो इज़ अ मोर एम्फेटिक फ्रॉम अ फॉर्म ऑफ आल दो, वो कहता है आल दो से ज़्यादा एम्फेटिक है, यानी कि मीनिंग्स दोनों का सेम है, मीनिंग में दोनों सेम है, लेकिन हम जब हमें ज़्यादा एम्फेसिस पुट करना हो, ज़्यादा जोर देना हो तो हम दो पुट करते हैं, कि दो से ज़्यादा सेंटेंस एम्फेटिक बन जाता है। इवन दो आई डू नॉट रियली लाइक हर आई मस्ट स्टे शी इज़ ऑनेस्ट, तो देख रहे हैं आप इवन दो अगरचे, अब इवन भी साथ आ गया तो ये ऊपर चला गया। वो कह रहा है इवन दो कब हम यूज़ करते हैं मोर एम्फेटिक दो को या आल दो को या दो, इन दोनों में से जब हम इन दोनों को ज़्यादा एम्फेसिस पुट करना हो तो इवन दो यूज़ करते हैं। अच्छा, आल दो से पे ज़्यादा एम्फेसिस पुट करना हो सेंटेंस पे आल दो से ज़्यादा तो दो लास्ट पे आ जाएगा, और अगर इससे भी ज़्यादा एम्फेसिस देना हो सेंटेंस पे ज़्यादा जोर देना हो तो हम इवन दो यूज़ करेंगे और ये आएगा स्टार्ट में। ठीक है, ये देख रहे हैं आप सेंटेंस इवन दो वाला। प्रैक्टिस नंबर 4 देखें। कंप्लीट दी सेंटेंसेज बाय यूजिंग ऑल्दो एंड अ फ्रेज फ्रॉम द बॉक्स। ऑल्दो यूज़ करना है, ऑल्दो ऑलरेडी यूज़ हुआ है सेंटेंसेज में, तो इस ये ऊपर वाला जो ऊपर फ्रेजेस देंगे हैं इनमें से कोई फ्रेज हमने इनमें पुट करना है ब्लैंक में। पहला सेंटेंस देखते हैं, ऑल्दो स्पेस ही इज़ नॉट पेड वेल। पहले ये फ्रेजेस हम पढ़ लेते हैं, हमें फिर पता चल जाएगा ना ये कौन से ब्लैंक में यूज़ होना है। इट वॉज क्वाइट चिल्ली, बहुत सर्दी है मतलब चिल है, ठंड है। शी हैड बीन रूड टू देम, वो उनसे रूड है यानी कि मिसबिहेव करती है, एटीट्यूड मैनर में बात करती है रूडनेस से। आई हैड नेवर सीन माई आंट, मैंने कभी भी अपनी आंटी को नहीं देखा। ही होल्ड्स एन इंपॉर्टेंट ऑफिस, वो एक अच्छे ऑफिस का इंपॉर्टेंट यानी कि एक ख़ास ऑफिस का होल्ड संभाले हुआ यानी उसमें वो काम करता है। ही हैड प्रॉमिस टू बी ऑन टाइम, उसने वक्त पर आने का वादा किया था। अच्छा, ये फ्रेजेस हमने पढ़ लिया, अब हम सेंटेंसेस देखते हैं। ऑल्दो स्पेस ही इज़ नॉट पेड वेल, अगरचे उसको अच्छी सैलरी नहीं मिलती, तो इसके साथ कौन सा मैच करता है भला, ये हाँ। ही होल्ड्स एन इम्पॉर्टेंट ऑफिस, कि ऑल्दो ही होल्ड्स एन इम्पॉर्टेंट ऑफिस, अगरचे वो एक अच्छे ऑफिस को होल्ड किए हुए, ही इज़ नॉट पेड वेल, उसको अच्छी सैलरी नहीं मिलती, तो ऑफिस के बाद आप कमा पुट करेंगे फिर आप पुट कर देंगे ही इज़ नॉट पेड वेल। ठीक है, इस फ्रेज को उठा के ऑल्दो के बाद पुट कर लेंगे। सेकंड देखें, ऑल्दो स्पेस आई रिकग्नाइज हर फ्रॉम अ फोटोग्राफ, मैंने उसको एक फ़ोटोग्राफ से पहचान लिया, तो इधर हम पुट हाँ ये वाला आई हैड नेवर सीन माई आंट, कि अगरचे मैंने अपनी आंट को कभी भी नहीं देखा लेकिन मैंने उनको एक फ़ोटोग्राफ से पहचान लिया, तो यहाँ आई हैड नेवर सीन माई आंट इस ऑल्दो के बाद आ जाएगा सेकंड ब्लैंक में। थर्ड देखें, शी डिड नॉट वेयर अ शॉल, उसने वो एक शाल नहीं लेती या शाल नहीं पहनती। ऑल्दो स्पेस में ये आएगा हाँ, इट वॉज क्वाइट चिली, कि अगरचे थोड़ी सर्दी है ठंड है लेकिन वो शॉल नहीं ओढ़ती या शाल नहीं लेती, तो इस ऑल्दो के बाद हम ये वाला फ्रेज पुट करेंगे। दे डिसाइडेड टू इन्वाइट हर टू द फंक्शन, उन्होंने उसको फंक्शन पे इन्वाइट करने का फ़ैसला कर लिया। ऑल्दो आएगा शी हैड बीन रूड टू दैम, अगरचे वो उनसे रूड है, अगरचे वो उनसे रूड रही लेकिन उन्होंने उसको फंक्शन में इन्वाइट करने का डिसीजन ले लिया, फ़ैसला कर लिया। दे वर लेट ऑल्दो ही हैड प्रॉमिस टू बी ऑन टाइम। ठीक है, लास्ट वाले पे लास्ट वाला फ्रेज हम ऑल्दो के बाद पुट कर देंगे। प्रैक्टिस 4 देखें। अगेन 4 प्रैक्टिस है, इसका बी पार्ट है कि कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद ऑल्दो और इन स्पाइट ऑफ, इन दोनों में से एक लफ्ज़ हमने इस पर पुट करना है सेंटेंसेस में। ऑल माई केयरफुल प्लान्स और लॉट ऑफ थिंग्स वेंट रॉन्ग, देख रहे हैं ना, यहाँ कह रहा है वो मेरे सारे के सारे केयरफुल मुख्तार जो प्लान्स थे, सारी की सारी मेरी तरकीब थी, अ लॉट ऑफ थिंग्स की वो गलत हो गई, ख़राब हो गई, तो इधर आएगा इन स्पाइट ऑफ, कि मेरे सारे केयरफुल प्लान के बावजूद
अ लॉट ऑफ थिंग्स वेंट रॉन्ग, बहुत सी चीज़ें गलत हो गई। तो यहाँ पहले ब्लैंक में हम पुट करेंगे इन स्पाइट ऑफ। ओके, सेकेंड है वी हैड प्लान्ड एवरीथिंग वेरी केयरफुली मैनी थिंग्स वेंट रॉन्ग। देख रहे हैं, तो यहाँ आएगा ऑल दो, कि ऑल दो वी हैड प्लान एवरीथिंग वेरी केयरफुली, अगरचे हमने हर चीज़ का प्लान जो है वो बड़े केयरफुली मैनर में किया था, मुहतात अंदाज में किया था, बहुत सी चीज़ें गलत हो गई। देख रहे हैं ना कि यहाँ इन स्पाइट ऑफ यूज़ होगा, यहाँ ऑल दो। सेंटेंस का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, टू नहीं उसकी बता रही है कि ये ऑल दो वाला सेंटेंस है और ये इन स्पाइट ऑफ वाला। आई लव म्यूज़िक, आई कैन नॉट सिंग, मुझे म्यूज़िक से मोहब्बत है। आई कैन नॉट सिंग ऑल दो आई कैन नॉट सिंग, अगरचे मैं गा नहीं सकता। स्पेस बीइंग वेरी टायर्ड, वी वर्क टिल मिडनाइट, इन स्पाइट ऑफ बीइंग टायर्ड रहेगा इन स्पाइट ऑफ, थका होने के बावजूद वी वर्क टिल मिडनाइट, हमने रात तक काम किया, आधी रात तक काम किया। ऑल द एयर कंडीशनर्स वर वर्किंग बट दिस द रूम वाज प्रीटी वार्म, वो कहते हैं सारे के सारे एयर कंडीशन यानी कि एसी चल रहे थे, लेकिन क्या हुआ, बट इन स्पाइट ऑफ दिस, लेकिन इसके बावजूद भी जो कमरा है वो थोड़ा ही गर्म हो सका, प्रीटी वार्म। इधर आएगा इन स्पाइट ऑफ। प्रैक्टिस नंबर 4 का सी देखते हैं हम पार्ट। यूजिंग द वर्ड्स इन द ब्रैकेट्स मेक सेंटेंसेस विद दो एट द एंड। ओके, ही इज़ वेरी नाइस, डू नॉट लाइक वाइफ। अब इन दोनों को हमने यूज़ करके इसको सेंटेंस को बनाना है कि ही इज़ वेरी नाइस, सॉरी ही इज़ वेरी नाइस, ही डू नॉट, ही इज़ वेरी नाइस, ही डू नॉट लाइक हिज वाइफ दो, कि बेशक वो बहुत अच्छा है लेकिन वो अपनी बीवी को पसंद नहीं करता। फिर देखें, ही इज़ वेरी नाइस, ही हमने यही लगा दिया ना, क्योंकि इसी सेंटेंस को हमने कंटिन्यू करना है नेक्स्ट आगे भी, इसी सेंटेंस की कंटिन्यूटी है, यानी कि अगला भी उससे लिंक्ड हमने करना है। तो हमने क्या किया, ही वाला यही वाला सब्जेक्ट ले लिया, ही डू नॉट लाइक, सॉरी डू नॉट नहीं, फिर डज नॉट आएगा। ही इज़ वेरी नाइस, तो डू की जगह हम डज कर देंगे, बिकॉज ही है ना सिंगुलर है तो डज लगाएंगे। ही डज नॉट लाइक हिज वाइफ दो, लास्ट पे दो आ जाएगा। इट्स वेरी वार्म वाइंडली, इट्स वेरी वार्म, इट्स विंडी दो, कि बहुत वार्म है यानी कि गर्मी है। इट्स विंडी दो, अगरचे के क्या है, विंड कहते हैं ना अंधेरी को, यानी कि हवा वगैरह जो चल रही है, हवा चल रही है लेकिन फिर भी गर्मी है, तो इट्स वेरी वार्म, इट्स विंडी दो। वी डिड नॉट लाइक द पुडिंग, तो हमने ऐड पुट करके इसको करना है। वी डिड नॉट लाइक द पुडिंग, वी एट इट दो, कि हम जो है पुडिंग यानी कि भुजिया को पसंद नहीं करते, अगरचे कि हम उसे खाते हैं। देखें, वी डिड नॉट लाइक द पुडिंग, वी एट इट दो। यूज़ ऑफ इवन, तो ये नेक्स्ट जो है ना, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे इंशाल्लाह। अभी काफ़ी हो गया इतना ही, आपको बता रही हूँ अगेन, ये आपने सारे यूज़ इसको याद करने हैं, जो हमने हाईलाइट ऊपर किया। प्रैक्टिस भी गौर से पढ़ें, इनको एग्जांपल्स को भी गौर से देखें, ताकि आपके MCQs में भी ये बिल्कुल आपके आ सकते हैं कि आपको दिया हो कि ये कहाँ यूज़ होगा, ऑल दो या दो दिया हो, मतलब MCQs में आपसे पूछा जाए कि स्टेटमेंट हो कि कौन सा इनमें से करेक्ट है, और दो कभी मिड पे दिया हो, कभी लास्ट पे, कभी दरमियान में, कभी सेंटेंस के स्टार्ट में, तो आपने बताना है कहाँ। ऐसे ही ऑल दो को भी स्पाइट ऑफ, डिस्पाइट ऑफ, ऊपर जो हमने एडवर्स पढ़े हैं उनको भी आपको कंफ्यूजिंग मैनर में पूछा जा सकता है। ठीक है, अच्छे से इसको प्रिपेयर कर लें बच्चों, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।